ऐसे ही तो उसी का तो डर है, ऐसे ही तो आ रहे हैं। ये ईवीएम पे खतरा जो दिख रहा है और जो सचेत हुए हैं वो इसीलिए तो हुए हैं क्योंकि अब उस प्रणाली के ऊपर शक हो गया। अब वो अबाउट ऐसे ही डीएमओ ने लोकतंत्र कैप्चर कर लिया, एसएसपीज ने ऐसे ही कर लिया, सरकारी मशीनरी ऐसे ही काम करती है। अब एक क्रिमिनल तड़ीपार गृह मंत्री है के प्रमुख सचिव के यहाँ से फ़ोन जा रहे हैं डीएम्स के लिए कि जहाँ बीजेपी हार रही हो वहाँ पे काउंटिंग स्लो कर दें। ये कोई कम बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। वो राष्ट्रपति उनका है, संसद उनके कब्जे में आ जाएगी और उसके बाद वो फिर एक तरफा का कोई कानून पास करके ये कह देंगे ठीक है अगले 20 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहेगा। बोलो क्या। वहीं अभी यूक्रेन में जो मामला चल रहा है, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे फंसे हुए बच्चे, उनको लाने में जो है सरकार आनाकानी कर रही है, देर लगा रही है, जो बच्चे मर भी गए वहाँ पे। नहीं, ये देखिए किसके बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लॉकडाउन लगा, लोगों को अचानक जाना पड़ा, अचानक लॉकडाउन लगा था तो बाकी लोग तो 700-700 किलोमीटर पैदल गए। बूढ़े बूढ़ी माँ बाप अपने बच्चों को, एक तो ऐसा केस था कि माँ को यही नहीं पता था कि उसका पति मरे हुए बच्चे को गोदी में लेके चल रहा है, वो तो पुलिस वालों ने रोका तब पता चला उस माँ को कि वो बच्चा वो नहीं बताना चाह रहा था, वो जहाँ तक जा रहा था। लेकिन गुजरातियों को तो हरिद्वार उत्तराखंड से बसों के द्वारा गुजरात छुड़वाया गया था ना। वो मालिक हैं इस देश के, आप नौकर हैं। जाट क्यों पैदा हुआ है? खेत में पसीना बहाने के लिए। क्यों पैदा हुआ है? सरहद पे गोली खाने के लिए। यादव क्यों पैदा हुआ है? इसी काम के लिए। गुजर क्यों पैदा हुआ है? इसी काम के लिए। देश के मालिक तो कौन है? पूंजीपति, अग्रवंशी, जैन साहब। नहीं, आप गुजराती पे सवाल करो। गुजराती ने वोट देके तो मोदी को नहीं बनाया ना, बनारस के जनता ने वोट देके उनको पीएम बनाया ना। हाँ, बनारस देखो एक बात बताता हूँ, बनारस जो है हिंदू सभ्यता का बहुत पुराना केंद्र है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में उसके जितना पुराना कोई शहर और कोई सभ्यता इस संसार में जीवित नहीं है। और बनारस को विद्याओं का शहर कहा जाता है और उन विद्याओं में से एक विद्या ठग विद्या है। जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठग विद्या। ये गुजराती उन बनारसियों को भी ठग लाया। नहीं, अभी तो बनारस गए थे, अचानक मोदी जी डमरू बजा रहे थे, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, डमरू बजा रहे थे, डमरू। ये बेशरम मुल्क है, बेशरम मुल्क। 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली सूरें, अपने आप को कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी गाते रहो। इतिहास जो तुम्हारे बारे में बता रहा है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेशरम कौम हो। हिंदुस्तान की ने अंग्रेजों को सबसे बहादुर, सबसे सस्ते सिपाही दिए, खजाना दिया, जिसके बूते पे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करी। अचानक रेलवे स्टेशन भी रात को पहुंच गए, चाय के टपरी पे भी पहुंच गए मोदी। और डमरू नहीं बजाया क्या? डमरू बजा, पूजा कर रहे थे। वो डमरू पूजा थी, वो डमरू पूजा थी। आपने वो वीडियो क्लिप देखी नहीं? देखी है। वो चक्कर क्या है? नहीं, चक्कर क्या है, अगर वो डमरू बजाना भी आपको पूजा नजर आ रही है तो मुझे भी अब आपसे ये पूछना पड़ेगा, भोलेनाथ का डमरू। हाँ नहीं, मुझे भी आपसे ये पूछना पड़ेगा पैसे कितने आ गए आपके पास? आपकी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप जिस तरीके से उस बेशर्म इंसान को, जब बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो ऑफिस में बैठ के उनकी निकासी के लिए, सुरक्षित निकासी के लिए प्रयास कर रहा होता, उस टाइम पे हमने देखा वो 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे में वो डमरू बजाता या अपनी ये 2-4 है ना, क्योंकि साथ भी कभी बहू थी इनके साथ मौज मस्ती और ऐशो आराम करता है। एयरपोर्ट में तो जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए तो उनसे बात भी की है ना जाके। कौन? मोदी जी अपने घर बुला के 2 घंटा वहाँ बिठा करके फिर मोदी गया अपने घर। और जब प्रधानमंत्री के पास यही काम है, कैमरे के सामने वो वाहवाही लूटने में कभी कोताही नहीं करता। बच्चे आ गए कुछ तो उनको अपने यहाँ बुला के उसने पब्लिसिटी करा ली। बिना कैमरे के मोदी जी कहीं जाते हैं क्या, सिवाय बाथरूम और बेडरूम छोड़ के? वो तो कैमरा तो खुद आती है ना मोदी। बाथरूम और बेडरूम छोड़ के सब जगह कैमरे के साथ चलता है। मतलब मीडिया आएगी ना, जब पीएम जा रहे थे तो मीडिया तो मनमोहन सिंह पीएम नहीं थे, चौधरी चरण सिंह पीएम नहीं थे, तभी तो देश भारत चला गया था। अब तो देश की वाहवाही हो रही है। कहाँ हो रही है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आपने देखा नहीं? पूरी दुनिया में डमरू बज रहा है, डमरू। अभी एक वीडियो चल रहा है कि और मोदी जी ने फोन किया रसिया को कि 6 घंटे युद्ध रोक दिया जाए, हम अपने बच्चे। मोदी जी के मीडिया सलाहकारों ने तो ये भी बताया कि जिस बस के ऊपर झंडा लगा होगा भारत का, वो सुरक्षित रहेगा। मैं मोदी जी से और उनके समर्थकों से ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, रेडार और हवाई जहाज के बीच में अगर बादल आ जाते हैं तो कोई और बात है, लेकिन उस स्पीड पे आते हुए जेट फाइटर को वो झंडा कैसे दिखेगा? तुम्हें मालूम है कितना कम टाइम होता है, रेस्पॉन्स टाइम होता है? कैसे वो पहचान लेगा कि ये झंडा हिंदुस्तान का और वो मिसाइल नहीं दागेगा? क्या मूर्खता की बातें करते हैं आप। यही फैला रहे हैं लोगों का सामने कि मोदी जी ने रसिया के जो पुतिन जी फोन किया कि 6 घंटे के बाद। उसने तो ये भी फैलाया था कि साहब वो फोन बंद आया, फोन बंद आया भी तो देखा होगा आपने। वो तो नहीं, आप वो भी देखिए ना कि पुतिन को फोन करा तो फोन बंद आया। वो तो ये दिखा रहे कि पुतिन ने फोन के 6 घंटे
ये जो आपने पिछली बार नमस्ते ट्रंप, हाउ डू मोदी ये करा था ना, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप तो उन बनियों की तरह कह रहे हो जो पूरे दिन दुकान पे बैठ के नकली और गड़बड़ माल का हिसाब किताब करते रहते हैं और देशभक्ति के। देखा, मोदी जी अगर चाहे तो अमेरिका भी और चाहे तो रशिया भी, ये लुगाइयों वाली बातें, घर में जलेबियां वो तो बढ़िया तोड़ते हुए जो औरतें बात करती हैं, ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? जनता भी तो कह रही है, कौन सी जनता? आपको कहाँ मिलती है वाली और हम कहाँ मिलते हैं? मैं जनता में नहीं हूँ। जो राम को लाए हम उनको लाए। कहाँ से लाए थे? डिलीवरी रूम से लाए थे क्या राम को? लाए कहाँ से थे? डिलीवरी रूम से लेके आए थे। बनवा दिया, एहसान कर दिया। जिसने दुनिया, जिसे इल्जाम लगाते हैं कि ये दुनिया का रचयिता है, उसका मंदिर ये बनवाएंगे। और मंदिर बनवाने वाली बात बता दूं मैं आपको, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, जितने बीजेपी के नेता थे सबने हलफनामे दे दिए थे कोर्ट में कि हम वहां थे लेकिन तोड़ी हमने नहीं है। ऐसे ही कोर्ट के ऑर्डर से बनी, कोर्ट ने जजमेंट दिया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज आपने चड्डी किस कलर की पहन रखी है? आप आम चूस के खाते हैं? नहीं नहीं, आम चूस के खाते हैं क्या आम काट के खाते हैं? ऐसे सवाल पूछिए, मुझसे भी अच्छे अच्छे सवाल पूछिए यार। देश का भविष्य खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भरोसा खत्म होता जा रहा है, आम आदमी की बात सुनवाई कम होती जा रही है, नेताओं की भाषा बहुत भ्रष्ट होती जा रही है, धमकाने की टोन चल रही है कि वोट नहीं दोगे तो वो तेलंगाना वाला एमएलए के बुलडोजर, अगर यहाँ से एक भी आदमी की बुद्धि खराब हो गई इतना मारेगा उसे तेलंगाना वाले को, तेलंगाना में जाके कि मम्मी के पेटीकोट में छुपकना पड़ेगा उसे। लेकिन संजय जी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हो ठीक है, लेकिन जनता तो चुन रही है ना, उनको वोट तो दे रही है ना। वो ऐसे ही तो, उसी का तो डर है, ऐसे ही तो आ रहे हैं। ये ईवीएम पे खतरा जो दिख रहा है और जो सचेत हुए हैं वो इसीलिए तो हुए हैं क्योंकि अब उस प्रणाली के ऊपर शक हो गया। जैसे आपने बोला 2014 में चलो गलती हो गई, फिर उसका एक बार बहका लिए गए, लॉकडाउन मतलब आप नोटबंदी हो गया 16 में, फिर उसके बाद 19 में फिर जीत के आ गए, तो उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि लोग बाग फिर वही वोट दिए जिन्होंने लॉकडाउन में परेशान हो रहे थे या नोटबंदी में, उन्होंने वोट दिया ना दोबारा। अब वो वोट ऐसे ही डीएमओ ने लोकतंत्र कैप्चर कर लिया, एसएसपीज ने ऐसे ही कर लिया, सरकारी मशीनरी ऐसे ही काम करती है। अब एक क्रिमिनल तड़ीपार गृह मंत्री है, अगर एक डपट मार दे तो 1 दर्जन आईपीएस उसके सामने मुंह तो जाएंगे। तो ईमानदारी खत्म होगी क्या? कोई आईएएस आईपीएस जो है वो सारे के सारे तो भ्रष्ट नहीं होंगे ना। अब इतने ही बच रहे हैं कि बस क्या वो भी उन्हीं के बातों में डर के क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, मेरा बॉस, इमीडिएट बॉस, फिर उसका भी बॉस, उसका भी बॉस, अब ये एक हायर की बनी होती है, ऊपर से एक आया आदेश। अखिलेश जी ने भी कहा कि प्रमुख सचिव के यहाँ से फ़ोन जा रहे हैं डीएम्स के लिए कि जहाँ बीजेपी हार रही हो वहाँ पे काउंटिंग स्लो कर दें। ये कोई कम बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। प्रमुख सचिव ने कोई सफाई दी क्या? आप जाओ, लखनऊ के पैसे मैं देता हूँ आपको जाने के, आप जाके पूछ लो इससे सवाल। जब पुलिस वाला 2 लगाएगा पेंदे पे ना और बाहर करेगा आपको, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब समझ में आ जाएगी। लठ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए लठ उठाना मजबूरी हो गया। तो मतलब क्या देश आप अराजकता की ओर जा रहा है? क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अभी जैसे आप 13 महीने किसान आंदोलन चला, 13 महीने तक बॉर्डर में रहे, फिर इसके ये जीत के दोबारा बीजेपी आती है, तो आंदोलन का क्या होगा? ये फिर कानून बनाएंगे, ये तो करेंगे, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? तो कानून बनाएंगे तो अभी ये बीजेपी के नेता हमारे गाँव में नहीं घुस पा रहे थे, फिर हम इन्हें इनके घर में, वही मोदी वाली बात, घर में घुस के मारता है मोदी, हमने मोदी जी से सीख लिया, फिर इन्हें एमपी एमएलए को हम घर में घुस के मारेंगे। बताइए क्या करेंगे आप? तो क्या देश, जैसे अभी अखिलेश जी ने कल कहा कि दोबारा जो है क्रांति करनी पड़ेगी। व्यापारी अगर टैक्स चोरी करके हजारों करोड़ भारत की मुद्रा दबाता है, ये राष्ट्रद्रोह है, व्यापार नहीं। अब इन लोगों को, पूंजीपतियों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, 5 साल की जेल, 7 साल की जेल और टोंटी चोर अखिलेश हमें अब मंजूर नहीं है। हम ये अपमान बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं हैं। और अगर कोई ये समझता हो तो भाई इन्हें इस बात को जान लेना चाहिए, ऊधम सिंह भी इसी देश के अतीत है, भगत सिंह भी इसी देश का अतीत है। तो अंग्रेज थे ना, अब तो हम चुनने, ये काले अंग्रेज हैं। डेमोक्रेसी है। ओ हाँ, आप इसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं जिसमें कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जा रही है। तो आप सवाल खड़े करते तो फिर आप चुनाव से बहिष्कार कर दीजिए, जब आपको चुनाव आयोग को भरोसा। देखिए, चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब ये है कि आप देश को, ठीक है, जो देश 10 साल में, जो 10 साल में टूटा था वो 1 साल में टूट के छुट्टी हो खत्म हो। एक बात अब हम किसान का शोषण, हम आप किसान का शोषण
हम कायदे कानून को लागू करवाने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम में जान है, और जब हमें ये लगेगा कि बाजी हमारे हाथ से निकल गई है तो ये देश भी इनके लिए हाथ में ऐसे ही नहीं आएगा जैसा। नहीं, आप सवाल खड़े करते हो ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे, कुछ करेंगे, तो जब सारे पार्टी सवाल खड़े करते हैं ऑपोजिशन के सारे बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो हट जाएगा अपने आप ही। कौन हट जाएगा? चुनाव वो राष्ट्रपति उनका है, संसद उनके कब्जे में आ जाएगी, और उसके बाद वो फिर एक तरफा का कोई कानून पास करके ये कह देंगे ठीक है अगले 20 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहेगा। बोलो क्या करोगे? इस तरीके से तो मतलब आप जो वोटिंग के बाद भी तो जीत रहे हैं ना, वो तब भी उनके पास मेजोरिटी है, तब हो सकता है हम कहीं जाके इतना प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना लें कि वो गड़बड़ी करने से पहले डरे, ऐसा भी तो हो सकता है।